प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि जुनलिन फेंगव्यू के साथ कुछ अच्छे मोमेंट्स स्पेंड करता है। इसके बाद वो फेंगव्यू को उसके रूम में सुला देता है और खुद एक मिस्टीरियस प्लेस पर जाता है जहां उसे फेंगव्यू का फीनिक्स ब्लड वाला जो आइस ब्रेसलेट होता है वो दिख जाता है। वो उस ब्रेसलेट को लेकर जाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ लॉर्ड डेमॉन आ जाता है जो जुनलिन का गला पकड़ लेता है। बेचारा जुनलिन बुरी तरह छटपटाने लगता है, लेकिन वो फेंगव्यू के आइस ब्रेसलेट को इस तरह से फेंकता है कि वो एक जगह छिप जाता है। इसके बाद लॉर्ड डेमॉन जुनलिन को तलवार से घायल कर देता है और यहीं पर जुनलिन खत्म हो जाता है। दूसरी ओर सेलेस्टियल पैलेस की लीडर महारानी जियान से मिलने के लिए जाती हैं। सेलेस्टियल पैलेस के जो लीडर हैं वो झाओ जे की मदर हैं और महारानी जियान की छोटी सिस्टर हैं। उनको महारानी के साथ देखकर जियान को थोड़ा शक होता है कि मेरी माँ इनके साथ क्या कर रही है। दूसरी ओर फेंगव्यू जब नींद से उठती है तो वो उठते ही जुनलिन के बारे में पूछती है। तो मास्टर म्यू फेंगव्यू को बताते हैं कि जुनलिन एकांत में कल्टीवेशन करने के लिए गया हुआ है। ये सुनकर फेंगव्यू जुनलिन को ढूंढने के लिए उसके पीछे जाने ही वाली होती है कि मिस्टर म्यू उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि इस वक्त जुनलिन के पीछे जाना ठीक नहीं। मैं जानता हूँ तुम्हें उसकी चिंता है, लेकिन हमारे पास सिर्फ यही मौका है जुनवू एकेडमी को बचाने का। दूसरी ओर महारानी जियान सेलेस्टियल पैलेस की लीडर से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ हो और तुम कभी भी मेरे खिलाफ नहीं जा सकती, लेकिन तुम्हारी बेटी झाओ जी फेंगव्यू की ही कुछ ज़्यादा ही बड़ी फ्रेंड है और हमेशा उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है, उसका कुछ करना होगा। तो सेलेस्टियल लीडर कहती है कि आप चिंता ना करें, अपनी बेटी को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो अभी नादान है, लेकिन मैं उसे समझा लूँगी। इसके बाद झाओ जी अपनी माँ से मिलने आती है और कहती है कि मैंने आपको और महारानी को साथ में देखा था और मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि अगर तुम ये बात फेंगव्यू और जुनलिन के बारे में करना चाहती हो तो बेकार है, क्योंकि मैं उस केस में कुछ नहीं कर सकती। ये सुन के झाओ जी अपनी ही माँ से लड़ने लगती है और कहती है कि आप जानती हो कि जुनलिन बेकसूर है और आपको हमारा साथ देना चाहिए। तो लीडर कहती है कि मैं सब जानती हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं महारानी जियान का सामना कर सकूं और इसीलिए मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ और साथ में सेलेस्टियल पैलेस को भी। तो झाओ जी कहती है तो आप मेरी भी बात सुन लीजिए, क्योंकि मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकती, लेकिन अगर आप महारानी जियान के साथ हैं तो मुझे आपके खिलाफ भी लड़ना होगा। दूसरी ओर फेंगव्यू को पता चल जाता है कि जुनलिन मर चुका है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो डिप्रेशन में आ जाती है। मास्टर म्यू उसे समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अभी तुम थोड़ा धीरज रखो और किसी भी चीज के बारे में मत सोचो। दूसरी ओर जुनवू एकेडमी में वहाँ के स्टूडेंट्स और डार्क नाइट कोर्ट के लोगों के बीच में फाइट जारी रहती है। जुआन भी झाओ जैसे कहता है कि तुम फेंगव्यू को प्रोटेक्ट करना और मैं जुनवू एकेडमी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ उन लोगों का साथ देना होगा। तो झाओ जी कस के जुआन को पीछे से पकड़ लेती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हारा जाना जरूरी है। आज पहली बार जुआन झाओ जी से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता है और उससे कहता है कि तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं वादा करता हूँ कि जब तक तुम खुद को यहाँ पर सेफ रखोगी मैं भी वहाँ ठीक रहूँगा और तुमसे मिलने जरूर आऊँगा। दूसरी ओर लॉर्ड डेमॉन जुनवू एकेडमी में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी बैरियर बना देता है और सभी उसके नीचे दबने लगते हैं। तभी अचानक से कुछ होता है और वो एनर्जी बैरियर ब्रेक हो जाता है और सभी लोग सरप्राइज होकर इधर उधर देखने लगते हैं। और ये सब किया था मास्टर म्यू ने, क्योंकि केन्यान कॉन्टिनेंट को बचाने के लिए वो जुनवू एकेडमी आ चुके थे। लॉर्ड डेमॉन उनसे कहता है कि तुम यहाँ क्यों मरने आए हो, तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारी एनर्जी अब मुझे मैच नहीं कर सकती। लेकिन मास्टर म्यू फिर भी सबको बचाने की कोशिश करते हैं और उनके मुंह से खून आने लगता है और वो कहते हैं कि इस एकेडमी में सभी मेरे स्टूडेंट हैं और मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तभी लॉर्ड डेमॉन मास्टर म्यू का गला पकड़ लेता है और उन्हें बंदी बना लेता है और कहता है कि अगर महारानी जियान ने तुम्हें जिंदा रखने का ऑर्डर नहीं दिया होता तो मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त खत्म कर देता। उधर जुनवू एकेडमी के सभी स्टूडेंट एक गुफा जैसी जगह पर छिपे होते हैं, लेकिन वो सभी आपस में सोच रहे होते हैं कि डार्क नाइट कोर्ट के लोग सभी जगह हैं और हम ज़्यादा देर तक इस जगह सेफ नहीं रह सकते, हमें कोई और जगह ढूंढनी होगी। तभी झाओ जी की नज़र फेंगव्यू पर पड़ती है जो जुनलिन की मौत की खबर से पूरी तरह खामोश हो चुकी थी। बेचारी फेंगव्यू एक कोने में बैठकर आंसू बहा रही होती है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है और अब वो क्या करेगी। लेकिन जैसे ही वो उन सभी लोगों की छिपने वाली बात सुनती है तो वो खड़ी हो जाती है और कहती है कि एक ऐसी जगह है जहां मैं आप सबको ले जा सकती हूं और वहां कोई भी नहीं पहुंच सकता।
इसके बाद वो सबको एक ऐसी जगह लेकर जाती है जहाँ उसे एक बार जुनलिन लेकर आया था। वो सबको बोलती है कि डार्क नाइट कोच के लोग यहाँ कभी नहीं पहुँच सकते, लेकिन वहाँ पहुँचकर वो जुनलिन को याद करने लगती है। उधर गाँव भी महारानी जियान को बताता है कि वो सभी लोग किस जगह छुप गए हैं, हमें कुछ नहीं पता। हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन हमें कोई सुराग नहीं मिला। ये सुनकर महारानी जियान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम लोगों से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। तभी लॉर्ड डेमॉन कहता है, लेकिन बाजी अभी भी हमारे हाथ में है क्योंकि मिस्टर म्यू मेरी कैद में है। अगर हम ये घोषणा कर दें कि हम सरेआम मिस्टर म्यू को जान से मारने वाले हैं, तो उनके प्यारे स्टूडेंट्स को उन्हें बचाने के लिए आना ही पड़ेगा। एक पल के लिए महारानी इस आइडिया के बारे में सोचने लगती है क्योंकि वो मिस्टर म्यू से प्यार करती थी और उन्हें मारना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर उसके दिमाग में कुछ आता है और वो लॉर्ड डेमॉन को हाँ कर देती है कि अगर यही एक रास्ता है तो मैं तैयार हूँ। इसके बाद महारानी जियान मास्टर म्यू से मिलने जेल में जाती है, जहाँ मास्टर म्यू कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। उसे देखकर मास्टर म्यू कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम वही हो जिसे मैं जानता था, तुम ऐसी कब से हो गई। ये सुन के महारानी जियान जैसे तड़पने लगती है और कहती है कि तुम अच्छे से जानते हो कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। इसके बाद वो अपने पास्ट को याद करने लगती है और कहती है कि मैंने और मेरी बड़ी बहन ने एक साथ कल्टीवेशन तुम्हारे साथ शुरू किया था और हम दोनों ने डिमॉन्स को मारने में तुम्हारी हेल्प की, लेकिन तुमने सिर्फ मेरी बड़ी बहन से प्यार किया। लेकिन जब वो मर गई तो मेरे मन में एक उम्मीद जगी कि अब शायद मैं तुम्हें पा सकती हूँ, लेकिन तुमने फिर मुझे ये कहकर ठुकरा दिया कि तुम सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन करना चाहते हो और तुम मेरी बहन की जगह किसी और को नहीं दे सकते। सबको ये लगता है कि मैं पावर की भूखी हूँ, लेकिन कोई नहीं जानता कि मैं तो सिर्फ तुम्हारा प्यार पाना चाहती थी। लेकिन अब बस जो हुआ सो हुआ, अब मैं ये सब खत्म कर दूंगी और ये सब कुछ खत्म होगा तुम्हारी मौत के साथ। ये सब सुन के मास्टर म्यू आकाश की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अब सब कुछ फेंगब्यू और जुनलिन के हाथों में है। उधर बेचारी फेंगब्यू बहुत उदास होती है और वो झाओजी से कहती है कि मुझे लगता है कि जुनलिन अभी जिंदा है, मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। तो झाओजी कहती है कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। उधर कैपिटल सिटी में ये नोटिस लगा दिया जाता है कि मिस्टर म्यू को सबके सामने मारा जाएगा और सभी लोग खौफ के साए में आ जाते हैं। दूसरी ओर जुनवू एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स लॉर्ड डेमॉन से फाइट करने के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम उनका सामना नहीं कर सकते, अगर हम उनसे लड़ने जाते हैं तो ये तो सीधा सीधा सुसाइड करना हुआ। इसके बाद फेंगब्यू उन सबको बहुत समझाती है, जिसके बाद वो लोग फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। उधर फेंगजुन जुआन को बताता है कि झाओ जे की स्पिरिट एनर्जी इसलिए कम है क्योंकि उसकी स्पिरिट एनर्जी ब्लॉक हो चुकी है, क्योंकि उसकी बॉडी में एक रेड सैक्रेड बीड है। अगर वो उस बीड का इस्तेमाल करती है तो उसकी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा हाई स्पिरिट एनर्जी निकल सकती है, लेकिन उस बीड को इस्तेमाल करने के बाद उसकी बॉडी नष्ट हो जाएगी। तो जुआन फेंगजुन से कहता है कि ये सब जो तुमने मुझे बताया है ये भूल के भी झाओ जी को मत बताना। लेकिन झाओ जी उनके पीछे खड़ी होती है और ये सारी बातें सुन लेती है और वो जान जाती है कि उसकी बॉडी के अंदर एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत हाई स्पीड एनर्जी निकलती है, लेकिन इससे उसकी जान भी जा सकती है। दूसरी ओर यूमिंग जुनलिन के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ हो और तुम जानते हो फेंगब्यू तुम्हारे लिए कितनी परेशान है, सब लोग तुम्हें मरा हुआ समझ रहे हैं। तो जुनलिन उसे कहता है कि मुझे फेंगब्यू का फीनिक्स ब्लड मिल चुका था, इसीलिए लॉर्ड डेमॉन ने मुझे यहाँ कैद कर दिया। तुम मेरा एक काम करो और ये फीनिक्स ब्लड उस तक पहुँचा दो। तो यूमिंग उसे कहता है कि मुझे तुम्हें भी प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फेंगब्यू पूरी ज़िंदगी दुखी रहेगी और मैं उसे दुखी नहीं देख सकता। इसके बाद वो जुनलिन को एक ऐसी पिल खिलाता है जिससे कि जुनलिन 2 घंटे के लिए दीवार के अंदर छिप जाएगा और कोई भी उसे देख नहीं सकता। इसके बाद यूमिंग फीनिक्स ब्लड वाला आइस ब्रेसलेट लेकर जा ही रहा होता है कि उसके पास उसके पिताजी लॉर्ड डेमॉन आ जाते हैं, जो पहले तो उसे अपनी एनर्जी से रोकने की कोशिश करते हैं, फिर कुछ सोचकर उसे वहाँ से जाने देते हैं। दूसरी ओर फेंगब्यू महारानी जियान का सामना करने के लिए सीधे ही डिवाइन हॉल पहुंच जाती है और महारानी उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम डिवाइन हॉल पर अटैक कर सको। तभी वहां लॉर्ड डेमॉन भी आ जाता है और फेंगब्यू और लॉर्ड डेमॉन के बीच में फाइट होने लगती है। लॉर्ड डेमॉन फेंगब्यू को नीचे गिरा देता है, लेकिन तभी वहां यूमिंग आ जाता है और फेंगब्यू को फीनिक्स ब्लड वाला आइस ब्रेसलेट दे देता है। ये देखकर महारानी को अपना प्लान फेल होता हुआ नजर आता है और वो कहती है कि उसे फीनिक्स ब्लड इस्तेमाल करने से रोको। लॉर्ड डेमॉन फेंगब्यू को रोकने के लिए अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी वहाँ फेंगजुन जुआन और झाओ जी आ जाते हैं और तीनों एक साथ मिलकर लॉर्ड डेमॉन का सामना करने लगते हैं।
वहीं फेंग व्यू उन तीनों के पीछे बैठकर आइस ब्रेसलेट के थ्रू अपना कल्टीवेशन स्टार्ट कर देती है और फीनिक्स ब्लड को अपने अंदर समाने लगती है। उधर जुनलिन मिस्टर म्यू के पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि मैं यहाँ से आपको निकालने के लिए आया हूँ, लेकिन मिस्टर म्यू कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है और तुम्हें अब फेंग व्यू के पास जाना होगा, क्योंकि फेंग व्यू अकेली लॉर्ड जेमॉन और गाओबे का सामना नहीं कर सकती। इसके बाद मिस्टर म्यू कहते हैं कि अब बस एक ही तरीका है सब कुछ रोकने का, और वो अपनी एनर्जी जुनलिन के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। दूसरी ओर वो तीनों दोस्त मिलकर भी लॉर्ड जेमॉन का सामना नहीं कर पाते। तभी झाओजी को याद आता है कि उसके अंदर रेड सेक्रेट बीड है, जिससे बहुत ही हाई एनर्जी निकलेगी, लेकिन उसके बाद उसकी जान चली जाएगी और वो उस बीड को इस्तेमाल करने के बारे में सोचने लगती है। ये देखकर जुआन को बहुत बुरा लगता है और वो झाओजी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन झाओजी एक बार फेंग व्यू की तरफ देखती है और सोचती है कि फेंग व्यू ने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है और अब मेरी बारी है उसके लिए कुछ करने की। इसके बाद वो उस रेड बीट को इस्तेमाल करती है और बहुत ही हाई एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कुछ समय के लिए लॉर्ड जेमॉन गिर जाता है। लेकिन तभी जुआन भी झाओजी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अगर हमारी किस्मत में यही है तो यही सही, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, और वो दोनों एक साथ वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। तब तक फेंग व्यू का कल्टीवेशन कंप्लीट हो चुका होता है और वो फीनिक्स ब्लड के साथ रेडी हो जाती है उन सबका सामना करने के लिए। सबसे पहले वो लॉर्ड जेमॉन को मारने वाली होती है, लेकिन तभी यूमिंग उसे रोकने की कोशिश करता है। यहाँ थोड़ी देर के लिए लॉर्ड जेमॉन को शायद अफसोस होता है कि उसने कभी अपने बेटे का साथ नहीं दिया, लेकिन उसका बेटा आखिरी समय में भी उसे बचाना चाहता है। तभी गाओबे फेंग व्यू की माँ को बंदी बनाकर वहाँ ले आता है, लेकिन उसकी माँ गाओबे के हाथ पर काटकर वहाँ से निकल जाती है और गाओबे मारा जाता है। तभी वहाँ जुनलिन भी पहुँच जाता है और फेंग व्यू जुनलिन को देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद उन सबके बीच में फाइट होती है और सबसे पहले लॉर्ड जेमॉन मारा जाता है। लॉर्ड जेमॉन को मरा हुआ देखकर महारानी जियान पूरी तरह से घुटने टेक देती है और वो कहती है कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं हार गई और तुम लोग जीत गए। इसके बाद वो खुद ही अपनी एनर्जी इस्तेमाल करती है और सुसाइड कर लेती है। इसके बाद जुनलिन और फेंग व्यू की शादी हो जाती है और फेंग व्यू की माँ उसको तैयार कर रही होती है। फेंग व्यू को झाओजी और जुआन दोनों आपस में प्यार भरी बातें करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उन दोनों को कोई और नहीं देख पाता क्योंकि वो दोनों एनर्जी में कन्वर्ट हो चुके थे। फेंग व्यू दुल्हन के लिबास में सज धज कर अपने रूम में बैठी होती है कि तभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसने किसी की आहट सुनी। वो अपने रूम के बाहर निकलकर इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। तभी फेंग व्यू के सामने उसके गुरु मिस्टर म्यू आ जाते हैं, जो फेंग व्यू से कहते हैं कि बस हमारा समय पूरा हो गया और अब मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ, वहीं जहाँ की तुम हो। इसके बाद फेंग व्यू आकाश की ओर देखती है और अपने आप से ही बातें करती है कि ये थी मेरी दूसरी कहानी और इस कहानी में भी मेरा रोल अब ख़त्म हो चुका है। अब आप लोग ये मत समझिए कि इस कहानी का हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ, क्योंकि जिस काम के लिए मेरा जन्म हुआ था वो काम तो हो चुका है। और यही मैं आपसे कहती हूँ कि ये वाला ड्रामा ख़त्म हो चुका है, लेकिन मेरा चैनल अभी भी है, इसलिए आप लोग प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत जल्द क्यों मैं कल ही आऊँगी एक नए ड्रामे के साथ। और आई होप कि जितना प्यार आपने इस ड्रामे को दिया है आप उस ड्रामे को भी बहुत पसंद करेंगे। तो आज का ये लास्ट एपिसोड आपको कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इंतज़ार करें फिर से मेरे एक नए धमाकेदार ड्रामे के लिए। टिल देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अपना ध्यान रखें। मिलते हैं एक नए ड्रामे के साथ, तब तक टाटा बाय बाय एंड सायोनारा।